ये मोदी जी अक्सर कहते हैं पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, लेकिन हमको पता है, जो पढ़े लिखे हैं उनको मालूम है कि पिछली सरकारों में सबसे पहले तो ये किया कि जमींदारी प्रथा का अंत किया। इस देश में जमींदार थे तो किसानों की क्या हालत है, वो चंपारण के आंदोलन में लोगों को, जिन्होंने पढ़ा है, जो अनपढ़ है उनकी तो बात ही न करें, जिन्होंने पढ़ा उनको पता है कि चंपारण का आंदोलन क्या था और किसानों की क्या हालत थी, कैसी दुर्दशा थी किसानों की। हम गांव में हम जानते हैं, हम कहानियां जानते हैं, आप लोग तो सब बड़े हुए हैं वहीं गांव में, आप सब भी कहानियां जानते हैं कि गुलामी के समय किसानों की क्या अवस्था थी और किस तरह से गिरमिटिया मजदूर बना करके किसान यहाँ से दुनिया के अलग अलग देशों में भेजे गए जहाँ अंग्रेज का शासन था। गिरमिटिया मजदूर उनको कहा जाता है। और बिहार उत्तर प्रदेश ने तो खूब इसका दर्द झेला है। जो आपका उत्तर प्रदेश जो आज राममय है, राम के अलावा कुछ दिखता नहीं है उनको। उस प्रदेश के ढेर सारे मजदूर जो है, किसान जो है, तो दुनिया के दूसरे देशों में जबरन भेजे गए थे एग्रीमेंट करके, और एग्रीमेंट खत्म हो जाता था उसके बाद उनको छोड़ देते थे। बड़ी मोटी किताब है गिरमिटिया मजदूर, गिरमिटिया नाम से किताब है, उपन्यास है, जिसमें सारा सच है और कितना सारा लिखा गया उसको। तो उस जमींदारी प्रथा का अंत हुआ। फिर इस देश में 60s के दशक तक खाने का अनाज नहीं था हिंदुस्तान में। भूख से बंगाल में कितने लाख लोग मरे ये अनपढ़ों को नहीं मालूम है, लेकिन पढ़े लिखों को पता है कि कितने लाखों लोग मर गए थे भूख से, क्योंकि हमारे देश में अनाज नहीं होता था। पढ़े लिखों को यह भी पता है कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा क्यों दिया था। अनपढ़ों को शायद नहीं पता है क्यों नारा दिया था। पढ़े लिखों को यह भी शायद पता है कि स्वामीनाथन जी की वजह से इस देश में हरित क्रांति हुई, अनाज इतना हुआ कि हमारे देश के नागरिकों को आराम से अनाज मिले, बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं पड़े। और पीडीएस सिस्टम, जन वितरण प्रणाली की दुकान पढ़े लिखों को मालूम है कि किसने शुरू की, अनपढ़ों को शायद नहीं पता है कि किसने शुरू की। तो क्या हम ये जानना चाहते हैं आपसे सुनील जी कि 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए क्या किया? कोई काम बतलाइए। आप तो बड़े सजग हैं और बड़े प्रतिष्ठित पत्रकार हैं और आप देश दुनिया को जानते हैं। धन्यवाद धनंजय जी। अभी जो इस आंदोलन के मूल कारण है, जो इन किसानों की मांगे हैं, अब इसको बड़े तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है कि यह 2000 इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी दल इसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। मोदी सरकार ने जब पिछले साल ये आंदोलन था किसानों का, उस आंदोलन को खत्म कराते समय जो समझौते किए थे किसानों के साथ, आप उन्हीं का विश्लेषण कर लीजिए। तो किसानों के साथ क्या किया गया, क्या नहीं किया गया, आपके सामने होगा। इस सरकार ने एमएसपी के लिए आश्वासन दिया था और कहा था कि कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी पर विचार करके इस पर हम कार्रवाई करेंगे। क्या हुआ उसका? इस सरकार ने आश्वासन दिया था कि जो किसान आंदोलन के दौरान जो किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे उनको वापस लिया जाएगा। क्या हुआ उनका? लखीमपुर घटना को लेकर के आवश्यक कार्रवाई किए जाने की बात कही गई थी। क्या हुआ? आज तक अजय मिश्रा टेनी साहब मंत्रिमंडल से बाहर भी नहीं, उस मांग को सुनने के लिए भी आप तैयार नहीं, जबकि लगातार किसान यूनियन उसकी मांग करती रही है। बिजली अधिनियम को लेकर के संशोधन की बात कही गई थी, आपने आश्वासन दिया था कि विचार करेंगे, उसमें कोई बात नहीं बनी। जो न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की बात कही गई थी, उस पर बात आपने कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। किसानों के किस मांग पे आप ध्यान दे रहे हैं? और एक आंकड़ा है, 6 प्रमुख तमाम फसलों पर सरकारें एमएसपी देती रही हैं। 6 प्रमुख फसलें जिनके ऊपर न्यूनतम मूल्य समर्थन मूल्य घोषित किया था यूपीए सरकार ने भी और एनडीए की सरकार ने, यानी मोदी जी की सरकार ने। दोनों की तुलना भी आप कर लीजिए कि इन 10 सालों में उन्होंने कितना वृद्धि किया था, इन्होंने कितनी वृद्धि की अपने कार्यकाल में। तो आपको सरकार का नजरिया साफ नजर आ जाएगा। जब यह सरकार 3 कृषि कानूनों को लेकर के लागू करने के लिए दबाव बना रही थी और ये कह रहे थे किसानों के हित में यह कानून है, और किसान उसको सुनने के लिए तैयार नहीं थे।
क्या कोई ऐसा कानून होता है जो जिसके लिए आप लागू कर रहे हैं वो वर्ग ही उससे संतुष्ट ना हो, उसके प्रति सहमत ना हो, और आप लगातार कहते रहें कि नहीं नहीं ये उनके पक्ष में है, उनके पक्ष में है? कैसे संभव है? कहाँ संभव? आपने क्या पिछले 10 सालों में किसानों को उर्वरक, बीज, सिंचाई के संसाधन और भंडारण, इन तीनों क्षेत्रों में कोई बहुत उल्लेखनीय कार्य किया गया? खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई ठोस प्रयास किए गए? और क्या इनके बगैर आप कृषि सेक्टर को कोई राहत दे सकते हैं? संभव है ये? निजी खरीदारों से, बिचौलियों से किसानों को बचाने का क्या तरीका हो सकता है? सरकार अगर उनके समर्थन में नहीं आएगी तो क्या किसानों का बचा सकते हैं? संभव है? किसान एक फसल से मिली हुए अपने पैसे से अगले फसल की तैयारी करता है, उसके पास इतना पैसा नहीं होता। उसका पूरा का पूरा जीवन फसलों से मिलने होने वाली आय से होती है। उसका अपना घर, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी चलानी होती हैं और अगली फसल की तैयारी भी करनी होती है। और क्या उनके उपज की बेहतर कीमत दिए बगैर ये संभव है? आप सरकार बड़े-बड़े उद्योगपतियों की, कॉर्पोरेट्स की अरबों खरबों रुपए जो उनकी कर की अदायगी होती है, बैंकों के ऋण होते हैं, उसको माफ करने में कोई संकोच नहीं करती। और किसानों को जहां सर्वाधिक रोजगार के अवसर हैं, कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक असंगठित क्षेत्रों को रोजगार मिलता है, उस पर आप दुनिया भर की बहस करते हैं। क्यों नहीं लागू करेंगे आप? ये क्यों आप तर्क ले आते हैं कि आप बाजार की ताकतों को, बाजार के को कैसे अनदेखा किया जा सकता है, अंतरराष्ट्रीय बाजार पे ये मत ऐसे ऐसे तर्क ढूंढे जा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। और अगर आप अंतरराष्ट्रीय बाजार में ही बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में तो बासमती चावल की बहुत मांग है। कितने सालों से आप अभी निर्यात में प्रतिबंध लगाए हुए हैं आप? क्यों लगाए हुए हैं? और बासमती चावल आम उपभोक्ता हिस्से से कितना खाता है? विशिष्ट लोग खरीदते हैं उसको, उनके नियमित उपयोग की चीज है वो। ये तो केवल और केवल उसके बाद आप एक तर्क देने लगते हैं कि जो आंदोलन है इसमें आम किसान शामिल नहीं है। अरे वो उस आंदोलन के स्वरूप को लेकर बहस करेंगे आप कि उस आंदोलन से के द्वारा की जा रही मांग के ऊपर बात करेंगे? अगर आम किसान नहीं है, खास किसान ये आंदोलन कर रहा है और उसको उनकी मांग में तर्क है तो उसको लागू कीजिए, उससे आम किसान को फायदा हो जाएगा। इस बिना पर कैसे बहस होगी? ये कैसे तय किया जा सकता है कि वो किसान है कि नहीं, वास्तव में किसान है कि नहीं, ये किस पार्टी के किसान है, क्या इनका एजेंडा, इस बिना पर किसी आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे और उसकी मांगों पर विचार करेंगे? अगर ये किसान सरकारों के पक्ष में इतनी ही रहती तो 10 साल के अवधि के दौरान 1 साल से लंबे समय तक चला हुआ आंदोलन ये किसानों का ही था, किसी और का नहीं था। क्या ऐसे हालात पैदा होते हैं क्या? अगर आप किसानों के हित में, कृषि के हित में, खेती खलिहान के बारे में अगर आप विचार करते तो ये हालात पैदा होते। क्या यह आंदोलन अचानक पैदा हो गया? इन्होंने तो बाकायदे घोषणा कर रखी थी। उस घोषणा का ही कारण था कि अब ये सरकार गई थी चंडीगढ़ में बातचीत करने के लिए, क्यों नहीं आपने सुलझा लिया? अब एक नए तरह से इसके आंदोलन को परिभाषित, जो पिछले साल में जो आंदोलन कर रहे थे वो इसमें नहीं दिख रहे हैं। अरे नहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। आपने उनको जो आश्वासन दिया तो यह पूरा कर लेते। और क्या जो ये जो किसान मजदूर मोर्चा जो इस समय इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है, या संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक, क्या ये लोग पिछले आंदोलन में शामिल नहीं थे? ये भी शामिल थे, इनके भी डेरे लगे हुए थे वहां पर। तो ये कोई बात नहीं होती है, मैंने नॉन इश्यू को इश्यू बनाने की कोशिश है। चर्चा ये होनी चाहिए कि जो किसानों की मांग है, इन मांगों का समाधान कैसे किया जाए, इन किसानों को समझा बुझा करके उनकी मांगों पर विचार करके कैसे वापस किया जाए। यह सरकार इस स्थिति में नहीं है कि इस आंदोलन को लंबे समय तक चलने दे, क्योंकि 2 महीने के भीतर चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के दौरान यह आंदोलन इसकी बड़ी कीमत वसूल लेगा सत्तारूढ़ दल से। मेरा अपना मानना यह है कि ये सरकार की विफलता है, और इसको यह नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस इसको हवा दे रही है। अरे 2014 के बीजेपी के घोषणा पत्र में कहा गया था कि एमएसपी हम लागू करेंगे, उसमें कांग्रेस कहां थी?
पिछले साल के आंदोलन जब समाप्त किया गया था, सरकार ने आश्वासन दिया था, उसमें कहा गया था कि एमएसपी हम लागू करेंगे। उस वक्त राहुल गांधी कहीं नहीं थे, राहुल गांधी कोई घोषणा नहीं थी। राहुल गांधी का जो ये वक्तव्य है, ये इस बात के खिलाफ है जो ये कहा जा रहा है कि एमएसपी कोई सरकार लागू नहीं कर सकती। उसकी एक राजनीतिक प्रतिबद्धता राहुल गांधी ने दिखाई है कि नहीं, हम लागू करेंगे, और सरकार के सामने सवाल खड़े किए हैं। कृषि की और किसानों की अनदेखी करके कोई भी देश अपनी तरक्की नहीं करता। दुनिया के तमाम विकसित देशों में हमने जाकर के देखा है कि वहां की सरकारें अपने किसानों की कितनी देखभाल करती है, कितने तरह की राहतें देती है। और अगर आप अपने किसानों को, खेती को बेहतर करना चाहते हैं, कृषि को विकसित करना चाहते हैं, कृषि के प्रति निर्भरता बढ़ाना चाहते हैं, कृषि में लगे हुए लोगों को वहां बने रहने देना चाहते हैं, तो आपको किसानों को राहत देनी ही देनी होगी।